नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। देखिए हमें टोटल मतदाताओं की संख्या दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दिए हुए 2% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम यहाँ से वैध वोट की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 2% वोट जो है, हमें टोटल वोट कितना दिया हुआ है 1,04,000। टोटल वोट कितना दिया हुआ है 1,04,000। इसका 2% जो है अवैध हो गए, यानी वैध कितना हुआ 98% जो है इसका वैध हो गया। अब इस 98% का एक उम्मीदवार को 55% मिल रहा है, इस 98 का 55% मिल रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उस उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा, वैध वोटों का कितना वोट मिलेगा। देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 0 से हमारा 0 कट जाएगा। हमें अगर काटेंगे इसे, हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से 11 बार में जाएगा, ये 5 से 2 बार में जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट लें, तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 52 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 52 गुने 58 गुने 11। हम इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 56,056। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 56,056। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 90 रुपये से बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 30% बिंदु से बढ़ जाता है। वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया कि लाभ जो है 30% बिंदु से बढ़ जा रहा है, यानी पहले जितना लाभ हो रहा था उससे अब 30% ज़्यादा लाभ हो रहा है। यानी अब कितना लाभ हो जाएगा, पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 30% लाभ जो है बढ़ गया, यानी अब लाभ कितना हो गया 50% लाभ हो गया। तो देखिए हम वस्तु का क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, हमने वस्तु का सीपी मान लिया 100x, हमने वस्तु का सीपी मान लिया 100x। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% लाभ पे बेचा जा रहा था, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 120x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य अगर 25 रुपये से बढ़ जाए, क्रय मूल्य अगर 25 रुपये से बढ़ जाए, क्रय मूल्य 25 रुपये से बढ़ जाए, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100x प्लस 25 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य अगर 25 रुपये से बढ़ जाए तो विक्रय मूल्य 90 रुपये से बढ़ा दिया जा रहा है, विक्रय मूल्य जो है 90 रुपये से बढ़ा दिया जा रहा है, यानी अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120x प्लस 90 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि लाभ जो है 30% बिंदु से बढ़ जा रहा है, यानी अब लाभ टोटल कितना हो जा रहा है, अब लाभ जो टोटल हो जा रहा है 50% हो जा रहा है। तो देखिए इस 100x प्लस 25 का अगर हम 150% निकालें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 120x प्लस 90 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं 100x प्लस 25 का 150%, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 120x प्लस 90 के बराबर हो जाएगा। हम इसे अगर 50 से काटेंगे तो ये 50 से 150 3 बार में जाएगा, 100 2 बार में जाएगा। हम इस 2 से क्रॉस गुना कर लेते हैं और इस 3 से हम अंदर गुना कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300x प्लस 75 इक्वल टू 2 से गुना करेंगे 120 में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240x प्लस 180। अब देखिए इस 240x को हम इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 300x में से 240x माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60x इक्वल टू इस 75 को हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 180 में से 75 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काट लेते हैं, अगर हम दोनों साइड 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वास्तविक क्रय मूल्य। हमने वास्तविक क्रय मूल्य क्या मान के रखा है 100x, यानी हमें 100x का वैल्यू चाहिए।
तो देखिए इस 20x को 100x बनाने के लिए हम 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 100x। हमने इस साइड अगर 5 से गुना किया तो हम इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी 35 में 5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 175 रुपया। यानी उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा 175 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए जो हमारा समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है 20 दिन और 12 दिन, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 20 और 12 का। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब ए कर रहा है, 60 यूनिट काम जब ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 दिनों का समय ले रहा है। और जब 60 यूनिट काम बी कर रहा है, जब 60 यूनिट काम बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 दिनों का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी जो है 9 दिनों तक काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, बी जो है 9 दिन में कितना काम करेगा, बी 9 दिन में 45 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना करेगा, 45 यूनिट काम करेगा। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम टोटल हमारा काम कितना है, टोटल जो काम है 60 यूनिट है जिसमें से 45 यूनिट काम हो गया, यानी हम 60 में से 45 माइनस करेंगे, हमारा क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी 15 यूनिट काम जो है अब ए से करवाना है। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ए एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो 15 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम इस 15 को 3 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में। यानी शेष काम को ए 5 दिनों में कर सकता है, शेष काम को ए जो है 5 दिनों में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूर को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर को लगाने की ज़रूरत है। तो देखिए हम यहाँ MDH फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना है जिसके लिए 100 दिन का समय है और 280 मजदूर को काम पे लगाया जा रहा है और 80 दिनों बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। तो देखिए अब समय कितना बच गया, समय 20 दिन का बच गया। 280 मजदूर कितना दिन तक काम किए, 280 मजदूर 80 दिनों तक काम किए और कितना सड़क बना पाए, 3.5 किलोमीटर सड़क बना पाए। अब देखिए अब शेष सड़क कितना बनाना है, टोटल जो है 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, यानी अब शेष कितना बच गया, 1.5 किलोमीटर सड़क बनाना है। अब देखिए कितना मजदूर अतिरिक्त लगाया जाए, यानी 280 मजदूर तो थे, प्लस का हम कितना अतिरिक्त मजदूर लगाएं ताकि काम जो है समय पे पूरा हो जाए। समय अब कितना बच गया, टोटल समय 100 दिनों का था जिसमें 80 दिन काम हो चुका है, यानी समय कितना बच गया, 20 दिन का समय बच गया और सड़क कितना बनाना है, 1.5 किलोमीटर बनाना है। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। देखिए हम इसे अगर 7 से काटें, ये 7 से 40 बार में जाएगा, ये 7 से 40 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे 20 से भी काट लेते हैं, ये 20 से कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 40 गुने 4, और इस 3 से हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 प्लस x। अब देखिए हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और 12 में हम 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 480, ये कितना हो जाएगा 480 इक्वल टू 280 प्लस x। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा, इस 280 को हम 480 में से माइनस करेंगे, यहाँ से x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 200।
यानी 200 अतिरिक्त मजदूर अगर लगा दिया जाएगा तो काम जो है समय पे पूरा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 200। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 गुना हो तथा ब्याज की वार्षिक दर तथा लगे वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साधारण ब्याज क्या है? धनराशि का 4/25 गुना है। तो देखिए हम धनराशि को मान लेते हैं 25, हम धनराशि को मान लेते हैं 25 रुपया, हम धनराशि को 25 रुपया मान लेते हैं तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? एसआई यहाँ कितना हो जाएगा? इस 25 का 4/25, 25 का 4/25 निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमने प्रिंसिपल को अगर 25 मान लिया तो एसआई कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि ब्याज की वार्षिक दर तथा लगे वर्षों की संख्या क्या है? समान है। यानी अगर रेट जो है, रेट अगर x% है तो टाइम क्या है? टाइम जो है x वर्ष है। अगर रेट जो है x% है तो टाइम क्या है? x वर्ष है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ नॉर्मल फार्मूला लगा के एसआई का हम फार्मूला लगा के P × R × T/100 लगा के हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। एसआई कितना है? एसआई जो है 4 रुपया है, प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपया। रेट कितना है? रेट जो है x% है, टाइम कितना है? x वर्ष है, बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 25 से काटेंगे, ये 25 से 4 बार में जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 4 = x²। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा। यानी रेट परसेंट कितना हो गया? रेट परसेंट जो हो गया, रेट परसेंट हमने x% मान के रखा था, x%, यानी रेट कितना हो गया? 4% हो गया, 4% हो गया। और हमसे अगर टाइम भी पूछा जाता तो टाइम हमने क्या मान के रखा है? x वर्ष। टाइम क्या मान के रखा है? x वर्ष। यानी टाइम क्या हो जाता? टाइम हो जाता 4 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमसे केवल रेट परसेंट पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में 2880 रुपया और 6 वर्षों में 3024 रुपया हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर साल के अंत में जो हमारा अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट अगले साल के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ हमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो 2880 रुपया और 6 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो रहा है? 3024 रुपया। यानी 5 वर्ष के बाद जो अमाउंट निकल के आया होगा वो अमाउंट 6ठे वर्ष के लिए क्या बन गया होगा? प्रिंसिपल बन गया होगा। तो देखिए अब यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2880 रुपया। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 6ठे वर्ष के अंत में हमारा अमाउंट कितना हो रहा है? 3024 रुपया। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा हो गया 2880 रुपया और अमाउंट कितना हो गया? हमारा अमाउंट जो है, अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 3024 रुपया। समय कितना है? 1 साल का समय है। यानी यहाँ ब्याज कितना मिल गया? हम इसमें से माइनस करेंगे 3024 में से अगर 2880 रुपया हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144 रुपया। 144 रुपये का ब्याज मिल गया कितने पे? 2880 रुपये पे इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 20 बार में। हम इसे 20 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा रेट परसेंट क्या निकल के आ गया? 5% निकल के आ गया। हमारा रेट परसेंट क्या निकल के आ गया? 5% निकल के आ गया। हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा था, ब्याज की वार्षिक दर कितना निकल के आ गया? 5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 kg के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 kg है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? हमें क्या निकालना है? छठे व्यक्ति का भार निकालना है। देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लिफ्ट जो है 65 kg के औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकती है। लिफ्ट जो है 6 लोगों को ले जा सकती है जिसका औसत भार कितना होना चाहिए? 65 kg होना चाहिए। औसत भार कितना होना चाहिए? 65 kg होना चाहिए। अब देखिए लिफ्ट में जो है 5 व्यक्ति आ गए जिनका औसत भार हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 67.2 kg दिया हुआ है। अब देखिए ये 5 व्यक्ति का जो भार है औसत भार से कितना ज़्यादा है? 6 व्यक्ति के औसत भार से कितना ज़्यादा है? 6 व्यक्ति के औसत भार से कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? 2.2 kg ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति है। यानी 5 व्यक्ति में अगर 2.2 kg ज़्यादा होगा तो टोटल ज़्यादा कितना हो जाएगा? टोटल ज़्यादा कितना हो जाएगा?
हम अगर 22 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, एक पॉइंट लगाएंगे यानी कितना हो जाएगा 11 kg हो जाएगा। 11 kg वजन पहले से ज़्यादा है, तो देखिए छठा व्यक्ति जो होगा, अगर प्रत्येक व्यक्ति 65 kg का होता तो छठा व्यक्ति भी 65 kg का होता, लेकिन ये 5 व्यक्ति जो है, 5 व्यक्ति का वजन ही 11 kg ज़्यादा है, तो जो छठा व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होना चाहिए 65 kg से 11 kg कम होना चाहिए, यानी वजन कितना हो जाएगा, हम 65 में से 11 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 kg हो जाएगा। यानी छठे व्यक्ति का भार क्या निकल के आ गया, छठे व्यक्ति का अधिकतम भार 54 kg हो सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 54 kg। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुर्सियों की संख्या निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, मेज और कुर्सी का, टेबल और चेयर का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि कमरे में 7 यूनिट टेबल है तो 9 यूनिट क्या है, कुर्सी है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 यूनिट। टोटल कितना हो गया 16 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल क्या दिया हुआ है कि कमरे में 560 मेज और कुर्सियाँ हैं, यानी इस 16 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 560 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे 16 से काटेंगे तो ये 16 से कितने बार में जाएगा, ये 16 से 16 ત્યાં 48, हाथ में 8 0, 16 25 80, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 35 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना था, कुर्सी की संख्या निकालना था। कुर्सी क्या है कमरे के अंदर 9 यूनिट, यानी हमें इस 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम 35 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45 के 5 हाथ में 4, ये कितना हो जाएगा 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 315। कमरे के अंदर कुर्सी की संख्या कितना है 315 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस समय अनुपात में निवेश किया था। हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पूंजी का रेशियो दिया हुआ है और लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए हमें समय का रेशियो निकालना है, तो हम इस लाभ के रेशियो में अगर पूंजी के रेशियो से भाग दे दें तो हमारा समय का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ हमारा लाभ का रेशियो क्या है, लाभ का रेशियो क्या है 5:3:12 और पूंजी का रेशियो क्या दिया हुआ है, पूंजी का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। तो यहाँ से हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हम लाभ के रेशियो में पूंजी के रेशियो से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5/5, ये कितना हो जाएगा 3/6, ये क्या हो जाएगा 12/8। हम यहाँ से 5 से 5 को काट सकते हैं, हम इस 3 से 6 को काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:1/2, ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो है टाइम का फ्रैक्शन में है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए जो हमारा बट्टे में है इसका एलसीएम से हम गुना करेंगे। बट्टे में हमारा क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी हम 2 से गुना कर लेंगे। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2:1:3, यानी समय का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 2:1:3। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि अगर हम संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है, अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 बच रहा है, अगर हम उस संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है। तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे, हम 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी सभी जगह से डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं
उस संख्या का एलसीएम निकाल के और ये जो हमारा सेम डिफरेंस निकल के आ रहा है उस डिफरेंस को उस एलसीएम में से माइनस करेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी, जिसे हम 4, 5 और 6 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्रमशः 1, 2 और 3 बच जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम हमारा निकल के आएगा 60। अब हम इस एलसीएम में से सेम डिफरेंस माइनस करेंगे। हम इस एलसीएम में से माइनस करेंगे सेम डिफरेंस। एलसीएम में से हम माइनस करेंगे सेम डिफरेंस। एलसीएम में से हम क्या माइनस करेंगे, सेम डिफरेंस माइनस करेंगे। एलसीएम हमारा क्या है, 60 है और डिफरेंस सेम क्या है, 3 है। हम यहाँ से माइनस करेंगे, 60 में से 3 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 57। यानी हम 57 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 1 आएगा। 57 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 2 आएगा। 57 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा शेष क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 57 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी संख्या xy के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगी, जहां x जो है 1 से बड़ा हो या बराबर हो, या 9 से छोटा हो या 9 के बराबर हो, और y जो है 1 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, और हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं। 54, 54, 54। हमने एक 6 अंकों की संख्या ले लिया। यहाँ हमने मान लिया कि x हमारा जो है 5 है और y क्या है, 4 है। तो देखिए इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस संख्या को लिख सकते हैं 54 पे 4 0 प्लस 54 पे 2 0 प्लस 54 लिख सकते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारी यही संख्या निकल के आएगी। इस संख्या को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इस संख्या को लिख सकते हैं 54 गुने 10,000, 54 गुने 10,000 प्लस 54 गुने 100 प्लस 54 गुने 1। अब देखिए हम यहाँ से 54 अगर कॉमन ले लें, 54 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 10,000 प्लस 100 प्लस 1 बच जाएगा। हम इसे अगर ऐड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 54 गुने ये हो जाएगा 10101। ये हमारा क्या निकल के आएगा, 10,101। यानी इस प्रकार की जो संख्या बनेगी हमेशा 10,101 से विभाजित होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार की कोई भी संख्या बनेगी तो हमेशा जो है 10,101 से विभाजित होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेट को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 मीटर स्क्वायर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, हमें क्या निकालना है, प्लेट की परिधि निकालना है। तो देखिए परिधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। हम रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में वर्गाकार जो कागज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस वर्गाकार कागज का हम भुजा निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, 784 मीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 784 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से भुजा हमारा क्या हो जाएगा, 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का, यानी भुजा हमारा हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। अब देखिए भुजा निकल के आ गया, हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ये 4r जो है 4r किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के बराबर, और भुजा हमारा क्या निकल के आ गया, 28 मीटर निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। अब देखिए ये समझ में नहीं आया कि हमारा रेडियस कहाँ से निकल के आया, तो मैं फिगर बना के बता देता हूँ। अब देखिए 4 जो है वृत्ताकार प्लेट काटा जा रहा है, 4 वृत्ताकार प्लेट काटा जा रहा है, और चारों का रेडियस क्या है, चारों का रेडियस जो है बराबर है। 4 वृत्ताकार प्लेट काटा जा रहा है और चारों का रेडियस क्या है, बराबर है। चारों का रेडियस बराबर है और ये जो है प्लेट काटा जा रहा है एक वर्गाकार कागज की शीट से। तो देखिए ये जो हमारा 4r होगा, ये 4r जो होगा 4r, ये 4r किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा। 4r किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के भुजा के बराबर। यही मैंने यहाँ लिखा है कि 4r किसके बराबर हो गया, वर्ग के भुजा के बराबर, और वर्ग का भुजा हमारा क्या निकल के आया, 28 मीटर। यानी यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के आ गया, 7 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए प्लेट का हमें रेडियस पता चल गया और हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुने पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और रेडियस हमारा क्या है, रेडियस है 7। 7 से हमारा 7 कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आ गया, 44 मीटर। हमारा क्या निकल के आ गया, 44 मीटर।
यानी प्लेट का जो परिधि होगा, परिधि क्या निकल के आ गया, 44 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 28 सेकंड तथा 7 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसके लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बार 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए और एक बार एक व्यक्ति को पार करिए। जब प्लेटफॉर्म को पार करिए तो 28 सेकंड का समय लग रहा है और जब एक व्यक्ति को पार करिए तो 7 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए जब व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। तो देखिए यहाँ समय कितना ज़्यादा लग रहा है, यहाँ जो समय लग रहा है व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लग रहा है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड का समय लग रहा है। यानी यहाँ टाइम में डिफरेंस कितना है, 28 सेकंड। 28 सेकंड में से हम माइनस करेंगे 7 सेकंड, ये डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 21 सेकंड का। ये 21 सेकंड का डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ भी अपनी लंबाई चल रही है और जब व्यक्ति को पार कर रही है तब भी अपनी लंबाई चल रही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा कितना चल रही है, 390 मीटर ज़्यादा चल रही है, जिसके कारण यहाँ जो है समय डिफरेंस आ रहा है। यानी यहाँ जो हमारा समय डिफरेंस आया कितना निकल के आ जाएगा, 21 सेकंड। 21 सेकंड ज़्यादा क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि रेलगाड़ी जो है 390 मीटर ज़्यादा चल रही है। यानी यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया कि रेलगाड़ी 21 सेकंड में कितना दूरी चल सकती है, 390 मीटर चल सकती है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, क्योंकि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार कर रही है तो समय कितना लग रहा है, 7 सेकंड का समय लग रहा है और व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो देखिए 7 सेकंड में कितना दूरी चलेगी रेलगाड़ी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 21 सेकंड में अगर 390 चल रही है तो 7 सेकंड में कितना चलेगी, यानी हमने इस साइड अगर 3 से भाग दिया तो हम इस साइड भी 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 130 बार में। यानी रेलगाड़ी 7 सेकंड में 130 मीटर चलेगी, यानी व्यक्ति को पार कर रही है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही होगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 130 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है तथा धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि ए बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। देखिए जब तैराक धारा की दिशा में जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तैराक का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तैराक का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और दूसरा बिंदु दिया हुआ है बिंदु बी। इसके बीच का दूरी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि ए बिंदु से तैराक जो है धारा के प्रतिकूल 5 मिनट जा रहा है, 5 मिनट जो है धारा के प्रतिकूल जा रहा है, 5 मिनट धारा के प्रतिकूल जा रहा है। उसके बाद वहाँ से वापस जो है बिंदु बी पर अगले 5 मिनट में जा रहा है, अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस जा रहा है, अगले 5 मिनट में बिंदु बी पर वापस जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हमारा ए और बी के बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जब धारा के अनुकूल अगले 5 मिनट में वापस जा रहा है तो धारा के अनुकूल जाएगा 5 मिनट में, तो हम यहाँ से दूरी अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, व्यक्ति का स्पीड प्लस का धारा का स्पीड गुने 5 मिनट में। अब देखिए इस मिनट को हम क्या करते हैं, घंटा में चेंज कर लेते हैं। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। ये जो हमारा दूरी निकल के आएगा, इस दूरी में से अगर हम माइनस कर दें धारा के प्रतिकूल जो 5 मिनट में गया है तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100 मीटर निकल के आ जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे, जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो हाँ व्यक्ति का स्पीड माइनस क्या हो जाएगा, धारा का स्पीड हो जाएगा गुने 5 मिनट। हम इसको घंटा में चेंज कर लेते हैं, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 100 मीटर के बराबर। तो देखिए इस मीटर को भी हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें पूछा है धारा का स्पीड किलोमीटर में, तो हम इसे मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/12 माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/12 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 1/12, हम यहाँ से 1/12 कॉमन ले सकते हैं,
हम यहाँ से 1/12 कॉमन ले लेंगे, 1/, अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा x प्लस वाई, और इस माइनस से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/12 गुने ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। हम यहाँ से काटेंगे इसे 2 से तो ये 6 बार में जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6/10, यानी यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर घंटा। धारा का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, धारा का स्पीड निकल के आ गया 0.6 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस ये √, क्या है 64 है। जब रूट से बाहर 64 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 प्लस 8। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 प्लस √27 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 73 में 8 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे √3 प्लस √27, जब 81 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 प्लस अगर 36 रूट से बाहर आएगा, 36 रूट से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं √9। अब देखिए रूट से बाहर 9 आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय।